नमस्कार, मेरा नाम रवीना है। आज मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक के साथ उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के अपने अनुभव को साझा करने के लिए आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। हाल ही में आए परिणाम में 8वीं रैंक के साथ मैंने यह परीक्षा उत्तीर्ण की है। परीक्षा के बारे में विस्तृत रूप से बात करने से पूर्व मैं अपने बारे में कुछ बातें बताना चाहूँगी। मैं मूलतः अलीगढ़ की रहने वाली हूँ। मैंने अपनी हाई स्कूल की एजुकेशन आवर लेडी ऑफ फातिमा हायर सेकेंडरी स्कूल से पूरी की है। इसके उपरांत 11वीं 12वीं मैंने सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स AMU से पूरी की है और मेरा लॉ में ग्रेजुएशन भी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से ही रहा है। 2018 में मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और उसके बाद न्यायिक सेवा परीक्षा की तैयारी में जुट गई। अब हम परीक्षा के बारे में कुछ मूल बातें जान लेते हैं। पहली तो ये कि इस परीक्षा की 3 स्टेजेस होती हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम स्टेज आपकी ऑब्जेक्टिव स्टेज है, मेन स्टेज में सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट होती है और इंटरव्यू आपका एक तरीके से पर्सनालिटी टेस्ट है। पहले हम प्रीलिम्स के बारे में जान लेते हैं। इसमें आपके 2 पेपर्स होते हैं, जनरल स्टडीज़ और लॉ। जनरल स्टडीज़ आपका 150 मार्क्स का होता है और इसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं। इसका मतलब 1 मार्क का 1 क्वेश्चन। आपका दूसरा पेपर जो कि लॉ का होता है वो आपका 300 मार्क्स का होता है, उसमें 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है। पहले हम जनरल स्टडीज़ के सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो इसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, पॉलिटी इस तरह के सब्जेक्ट्स तो आते ही हैं, बल्कि लॉ भी आता है। लास्ट ईयर ही थोड़ा सिलेबस चेंज हुआ है। इसके बाद से माइनर लॉज इंट्रोड्यूस किए गए हैं, तो अब जनरल स्टडीज़ में आपको उन सब्जेक्ट्स के अलावा ये माइनर लॉज भी तैयार करने होते हैं। इसकी स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें, पैटर्न देखें कि कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पूछा जा रहा है, किस सब्जेक्ट की वेटेज ज़्यादा है। इससे आपको ये अनुमान लग जाएगा कि आपको अपनी तैयारी कैसे रखनी है। और इसका जहाँ तक बुक्स की बात है तो आप अपनी NCERTs जो कि 11वीं और 12वीं की NCERTs हैं, इनको रेफ़र कर सकते हैं। और 9 माइनर लॉज के लिए, जैसे कि हर लॉ के लिए, आप बेयर एक्ट्स रेफ़र करिए। यह तो रही फर्स्ट पेपर की बात। अब हम सेकेंड पेपर की बात कर लेते हैं। सेकेंड पेपर में आपके 9 लॉ के सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पीनल कोड, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, 3 प्रोसीजरल लॉज विच इज़ आपका सिविल प्रोसीजर, क्रिमिनल प्रोसीजर और एविडेंस एक्ट, और साथ ही जुरिस्प्रूडेंस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का सब्जेक्ट रहता है। यह सारे भी आपको मेन बुक्स और बेयर एक्ट से तैयार करने हैं। बेयर एक्ट्स का खासा इम्पोर्टेंस है प्रीलिम्स में, क्योंकि आपसे सेक्शन नंबर, आपसे टाइम पीरियड्स, आपसे कुछ माइन्यूट बातें जैसे कि प्रियम्बल, डेट्स, ये सब पूछा जाता है। तो इनको ध्यान में रखते ही आपको अपनी प्रीलिम्स की तैयारी करनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेज आपकी मेंस की स्टेज होती है, जो कि एक सब्जेक्टिव स्टेज है और इसमें आपके 6 पेपर्स होते हैं, जिसमें जनरल नॉलेज, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, सब्सटैंटिव लॉ, प्रोसीजरल लॉ और लोकल लॉज एंड पीनल कोड। तो पहले जनरल नॉलेज की बात करते हैं। जनरल नॉलेज में सिलेबस वही है जो प्रीलिम्स में था, बस इस बार आपको ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव आंसर्स लिखने हैं। सिलेबस वही है तो बुक्स रेफ़र करने वाली भी सेम ही रहेंगी। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि पैटर्न क्या है। इसको एनालाइज करने के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखिए मेंस के, जिसमें आपको पता चलेगा कि कुछ 30-40 मार्क्स ऐसी चीज़ों के हैं, जैसे कि आपका बुक्स हो गया, ऑथर्स हो गया, प्लेसेस इन न्यूज़, पर्सन्स इन न्यूज़, और इस तरह की चीज़ें हैं जो ऑब्जेक्टिव की तरह ही होती हैं, बट इनको आपको याद रखना पड़ता है। तो इनकी तैयारी करने का तरीका ये है कि आप लिस्ट बनाइए, हर टॉपिक को लीजिए कि पिछले 1 साल में कौन सी बुक्स थी जो न्यूज़ में थी, उसकी एक लिस्ट तैयार करिए। उसी तरह से प्लेसेस, पर्सन्स, ये सब आपको करंट अफेयर्स की मैगजीन्स में मिल जाएगा। और करंट अफेयर्स आपका प्री का भी पार्ट है। और करंट अफेयर्स की तैयारी 2 तरीके से आप कर सकते हैं, या तो आप मंथली मैगजीन्स रेफ़र करिए या रोज़ न्यूज़पेपर पढ़िए, और नहीं तो ईयरली कंपाइलेशंस भी एक ऑप्शन आपके पास रहता है। मैं कहूँगी कि आप न्यूज़पेपर की आदत तो ज़रूर रखिए, क्योंकि वह आपको लॉ में भी मदद करेगा। तो ये हो गई पेपर 1 की बात। हम फिर लैंग्वेज पेपर्स की तरफ चलते हैं। लैंग्वेज पेपर्स में आपका इंग्लिश लैंग्वेज का एक पेपर है और आपका हिंदी लैंग्वेज का एक पेपर है। दोनों ही पेपर्स का पैटर्न सेम है, एक एसे, एक प्रेसी राइटिंग और एक ट्रांसलेशन। इनकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है।
आंसर राइटिंग तो वैसे मेंस का पार्ट होता ही है, बट अक्सर लोग लैंग्वेज पेपर्स को ओवरलुक कर देते हैं कि ये तो आसान है, हम कर लेंगे। बट जब आप एक एग्ज़ाम के प्रेशर में एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो ट्रांसलेशन जैसी आसान चीज़ भी आप नहीं कर पाते हैं। सिंपल हिंदी के वर्ड्स को आप इंग्लिश में नहीं ट्रांसलेट कर पाते हैं। तो एग्ज़ाम में जाने से पहले आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस ज़रूर से करिए। तो ये तो हो गई 3 पेपर्स की बात, और मार्क्स का मैं डिवीज़न भी बता देती हूँ। आपका जनरल नॉलेज का पेपर 200 मार्क्स का होता है और लैंग्वेज का पेपर 100 मार्क्स ईच, तो ये आपके 400 मार्क्स का हो गया। अब हम लॉ की तरफ बढ़ते हैं। लॉ में कहने को पेपर 3 है, पर इसमें सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं। जैसे कि सब्सटैंटिव लॉ की ही बात करें, इसमें कुल मिला के 10 to 12 सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर मैं उसकी लिस्ट आपको बताना चाहूँ तो 50 मार्क्स आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में ही आता है। इसके अलावा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, पर्सनल लॉज जिसमें आपका हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ होता है, टॉर्ट्स, पार्टनरशिप एक्ट, इक्विटी एंड ट्रस्ट। आगे बढ़ने से पहले मैं सोर्सेज की भी बात कर लेती हूँ। वैसे तो आजकल लोग हर तरीके से तैयारी करते हैं, कुछ लोग कोचिंग लेते हैं और कुछ लोग सेल्फ स्टडी से भी प्रिपेयर करते हैं। मैंने ये एग्ज़ाम सेल्फ स्टडी से ही प्रिपेयर करके दिया था। तो मेरे सोर्सेज बेसिकली हमारी जो कमेंट्रीज़ रहती हैं लॉ की वो रहे, जैसे कि हर सब्जेक्ट की एक बुक तो आपको पढ़नी ही चाहिए। इसके अलावा बेयर एक्ट्स, और आपके रिसोर्सेज कुछ भी हो सकते हैं, बट आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि आप जो भी पढ़ें आप उसके नोट्स, अपने नोट्स खुद बनाएं, बिकॉज़ ये नोट्स ही हैं जो आपको एंड टाइम पे बहुत हेल्प करेंगे। और नोट्स बनाने का भी तरीका होता है। कभी भी ऐसे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव नोट्स नहीं बनाने चाहिए। आप रजिस्टर के रजिस्टर भर लीजिए, बट अगर आप वो रिवाइज़ ना कर पाएँ तो ये नोट्स आपके बेकार ही हो जाते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कंसोलिडेट करने की और कंडेंस करने की। आप जो भी पढ़ें उसे शॉर्ट में अपने मेमोरी के हिसाब से लिख लें, तो इससे क्या होता है एग्ज़ाम टाइम में आप रिवाइज़ बहुत आसानी से कर पाते हैं। बिकॉज पढ़ना एक चीज़ होती है, पर एग्ज़ाम निकालने के लिए रिविज़न, वो भी मल्टीपल रिविजन्स बहुत ज़रूरी हैं। तो इसीलिए क्योंकि सब्जेक्ट्स की गिनती इतनी ज़्यादा है, आप 40-45 सब्जेक्ट्स के अगर आप नोट्स डिस्क्रिप्टिव बनाने लगेंगे तो आपके रजिस्टर्स भरते रहेंगे, पर आप उन्हें कभी पढ़ नहीं पाएंगे। तो आपको यही कोशिश करनी चाहिए कि आप नोट्स ना शॉर्ट में बनाएं, जो आप रिकॉल कर पाएँ, और उन्हीं को बार बार पढ़ते रहिए। और जैसे कि मैंने बताया, ये कुछ 10-11 सब्जेक्ट्स आपके सब्सटैंटिव लॉ का पार्ट हैं, और हर सब्जेक्ट की अपनी एक कमेंट्री है जो आपको रेफ़र करनी चाहिए। और बेयर एक्ट्स तो हैं ही, बेयर एक्ट्स में, लेकिन बेयर एक्ट्स की ज़्यादा इंपॉर्टेंस आती है प्रीलिम स्टेज में। मेन स्टेज में क्योंकि आपको एक सब्जेक्टिव आंसर लिखना है, आपकी प्रेजेंटेशन और आपका थॉट प्रोसेस और आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत मैटर करती है। तो इसके लिए कमेंट्रीज़ को रेफ़र करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कमेंट्रीज़ की इंपॉर्टेंस इसलिए भी है कि आपको क्वालिटी ऑफ आंसर भी मेंटेन करना है। जब तक आप किसी भी सब्जेक्ट पे एक अच्छी किताब नहीं पढ़ेंगे तो आप क्वालिटी ऑफ आंसर नहीं दे पाएंगे। तो ये तो रही सब्सटैंटिव लॉ की बात। अब नेक्स्ट हम चलते हैं प्रोसीजरल लॉ पे, जो कि हमारा लॉ का सेकंड पेपर होता है। इसमें आपके कुल मिला के क्वेश्चन होते हैं, एक ड्राफ्टिंग का क्वेश्चन होता है और इसके अलावा बाकी 3 प्रोसीजरल लॉ से आपके क्वेश्चन होते हैं। एक चीज़ और, सब्सटैंटिव लॉ में भी जो चीज़ लागू होती है कि आपके आते तो टोटल 10 क्वेश्चंस हैं, पर आपको अटेम्प्ट उसमें से कोई 6 करने होते हैं। वो चीज़ आपके क्वेश्चन पेपर पे भी प्रिंटेड होती है। तो जब भी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने जाएं तो ये ज़रूर देख लीजिए कि इसमें से कंपलसरी क्वेश्चंस कौन से हैं और आपके ऑप्शनल क्वेश्चंस कौन से हैं। और यही चीज़ आपके प्रोसीजरल लॉ में भी है। प्रोसीजरल लॉ में जैसे मैंने बताया, आपका एक ड्राफ्टिंग का क्वेश्चन है जिसमें प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट या फिर जजमेंट राइटिंग आता है। ये 40 मार्क्स का है और 4 क्वेश्चन आपको प्रोसीजर में से करने हैं, वो आपके 40-40 मार्क्स ईच होते हैं। ये कुल मिलाकर 200 मार्क्स का पेपर होता है। प्रोसीजर के लिए भी वही स्ट्रैटेजी है कि भाई आप अपने जो नोट्स हैं उनको रेफ़र करिए। पहले तो अपने नोट्स बनाइए और उन्हीं को रेफ़र करिए, बेयर एक्ट्स को पढ़िए और वहाँ भी आपको कमेंट्रीज ज़रूर से रेफ़र करनी चाहिए। नेक्स्ट आपका जो लास्ट पेपर है वो है लोकल लॉज एंड पीनल कोड। लोकल लॉज आपका 150 मार्क्स का है और पीनल कोड 50 मार्क्स का। लोकल लॉज आपके 6 to 7 हैं और ये आप सिलेबस से भी रेफ़र कर सकते हैं, पर मूलतः मैं आपको बता दूं, इसमें आपका रेवेन्यू कोड है, आपका म्यूनिसिपैलिटीज़ एक्ट है और आपका अर्बन बिल्डिंग एक्ट है, आपका कंसोलिडेशन एक्ट है और इसके अलावा भी 2-3 और लोकल लॉज हैं। और इंडियन पीनल कोड में आपका पूरा IPC कवर होता है और ये आपका सिंस 50 मार्क्स का होता है। इसमें भी आपको 4 में से 2 ही क्वेश्चन करने होते हैं। अब ये तो पैटर्न और सिलेबस की बात हुई। अब इनको अप्रोच कैसे करना है, तो
इसमें आप बात करेंगे आंसर राइटिंग की। अब आंसर राइटिंग करनी कैसे है, ये सबका अपना तरीका हो सकता है। या तो आप रोज़ एक आंसर लिख के प्रैक्टिस करें या फिर आप टेस्ट सीरीज़ लगाएं। मेरा अपना तरीका था कि मैं डेली आंसर राइटिंग रोज़ 1-2 आंसर्स लिख के देखती थी। मैंने कोई किसी कोचिंग की या कहीं की टेस्ट सीरीज़ नहीं ली, मैंने पास्ट ईयर पेपर्स को ही अपना रेफरेंस रखा। और ये मैं सबसे ही कहना चाहूँगी, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए उसके पास्ट ईयर पेपर्स एक बहुत बड़ा रेफरेंस पॉइंट होते हैं। क्योंकि लॉ है तो क्वेश्चंस रिपीट होने का चांस भी यहाँ पे होता है। और पास्ट ईयर पेपर्स आप सिर्फ उत्तर प्रदेश के नहीं, आप बाकी स्टेट्स के भी रेफ़र कर सकते हैं। ये आपका मेंस की स्ट्रैटेजी रही। और मेंस में आंसर राइटिंग, जैसे कि मैंने कहा, आप अपने हिसाब से करिए। अगर आपको लगता है आपको टेस्ट सीरीज़ की ज़रूरत है तो आप ज़रूर से टेस्ट सीरीज़, कोई भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। पर अगर आप डेली आंसर राइटिंग भी करेंगे पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स की, तो भी आप आंसर्स लिखने में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और इसके साथ ही एक चीज़ होती है टाइम मैनेजमेंट। इसके लिए भी आपको आंसर राइटिंग करना चाहिए, क्योंकि 3 घंटे का पेपर होता है और हमको नहीं पता पेपर कितना लेंदी आएगा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम 6 क्वेश्चंस को जो हमें अटेम्प्ट करने हैं उनका टाइम इस तरह डिवाइड करें कि हम 3 घंटे में वो आराम से पूरे कर पाएँ, अपने आंसर क्वालिटी को मेंटेन करते हुए। अब मेंस तो यहाँ तक हुआ। अब इसके बाद आता है इंटरव्यू। अब इंटरव्यू को मैं एक पर्सनालिटी टेस्ट कहूँगी, ये आपका नॉलेज का टेस्ट नहीं है। आपका नॉलेज, क्योंकि आपका नॉलेज टेस्ट हो चुका है आपके प्रीलिम्स और मेंस में, तो यहाँ पर आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी पर्सनालिटी को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, इस पे काम करिए। आपको ज़्यादातर 1 महीना मिलेगा मेंस के रिज़ल्ट और इंटरव्यू के बीच में। इसमें आप प्रैक्टिस काफ़ी तरीके से कर सकते हैं। आप अपने किसी सीनियर या दोस्त को भी वो बोल सकते हैं कि वो आपसे क्वेश्चंस पूछें और वो आप उनके आंसर दीजिए एक इंटरव्यू सेटिंग में। आप मॉक इंटरव्यूज़ कर सकते हैं। मैंने मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे और मैंने अपने मेन इंटरव्यू से पहले 3-4 मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे, जिससे मेरी काफ़ी मदद हुई। इससे आपको पता चलता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आप बोर्ड के सामने अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, आप किन पॉइंट्स पे नर्वस हो जाते हैं, तो इस पर आप काम कर सकते हैं। नॉलेज की जहाँ तक बात है, आपको अवेयर रहना पड़ता है करंट डेवलपमेंट से। जैसे इस बार के इंटरव्यू का मैं अगर कहूँ तो यूसीसी हुआ और मणिपुर क्राइसिस हुआ, इस तरह के टॉपिक्स इंटरव्यू में पूछे गए थे। तो आप जब भी इंटरव्यू दें, आप देखें कि आप पिछले 6 महीने में या फिर एटलीस्ट लास्ट 2 मंथ्स में क्या चल रहा है देश में, लीगल वर्ल्ड में भी और अदरवाइज भी, क्योंकि इस पर आपकी ओपिनियन पूछी जा सकती है। बाकी लॉ तो आपको आना ही चाहिए, लॉ के बेसिक्स पे फंबल ना करें, ये आपकी कोशिश रहनी चाहिए। पर यह भी बता दूं कि इंटरव्यू में नर्वस होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जो बोर्ड होता है वो काफ़ी कॉर्डियल होता है और वो कैंडिडेट को काफ़ी कंफर्टेबल फील कराता है। तो ये तो आपकी 3 स्टेजेस हो गई, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। और मैंने इनकी स्ट्रैटेजी भी आपके साथ शेयर करी है। सबसे बड़ी बात, क्योंकि मेरे लिए तो ये एक 5 साल की जर्नी थी, मेरा ये फाइनल रिज़ल्ट आफ्टर 5 years ऑफ ग्रेजुएशन आया है। तो ऐसे में ये सवाल उठ सकता है कि मैंने कभी मुझे ये नहीं लगा कि गिव अप कर देना चाहिए या फिर मैं कैसे इस चीज़ में लगी रही। तो यह तो एक विश्वास की बात है, खुद के पोटेंशियल में विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। और आपका आसपास का एनवायरनमेंट, जो कि स्पेशली आपके पेरेंट्स और आपके फ्रेंड्स से बनता है, तो वो यदि पॉजिटिव रहता है तो आप भी अपने ऊपर विश्वास कायम रख पाते हैं। साथ ही मैं ये भी कहूँगी कि एग्ज़ाम्स को आप अपनी लाइफ का पार्ट मानें, उसे अपनी पूरी लाइफ ना समझें। और एग्ज़ाम्स क्लियर करने को आप एक स्ट्रैटेजी के तहत और एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट समझ के करेंगे तो आपको काफ़ी आसानी होगी। और स्ट्रैटेजी तो मैंने आपके साथ शेयर कर ही दी है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि एग्ज़ाम, इस तरह का एग्ज़ाम खासकर आपसे कंसिस्टेंसी मांगता है। आप ये ना देखें कि आप दिन में 10 घंटे पढ़ पा रहे हैं या फिर 16 घंटे पढ़ पा रहे हैं। आप पर ये ज़रूर सुनिश्चित करिए कि आप रोज़ पढ़ रहे हैं, रोज़ कुछ टॉपिक्स आप फिनिश कर रहे हैं, क्योंकि सिलेबस देखिए बड़ा है। आपको लॉ के भी 30-40 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, आपको जीएस भी पढ़ना है, और कोई भी सब्जेक्ट एक से दूसरे से कम नहीं है, सबकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। आपका 1000 मार्क्स का मेंस है जो आपका बहुत क्रूशियल है, तो उसमें आपको किसी भी तरह से कम नहीं पढ़ना है। एक भी सब्जेक्ट अगर आपका अच्छा नहीं हुआ तो वो आपकी फाइनल मेरिट में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और कोशिश करनी चाहिए कि मेंस आप अपना ऐसा करें कि आप कट ऑफ पे ना डिपेंड कर रहे हो, क्योंकि कट ऑफ के मार्क्स क्लियर करने के बाद भी यदि आपने फाइनल कट ऑफ जितने मार्क्स नहीं पाए हैं तो आप फाइनल लिस्ट में नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए अपना बेस्ट देने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। कट ऑफ्स को ना ध्यान में रखिए। कट ऑफ एक रेफरेंस पॉइंट है, बट उसको ध्यान में रखिए कि बस कट ऑफ क्लियर हो जाए, इतने मार्क्स ही लाने हैं, ऐसा अपना माइंडसेट मत रखिएगा।
एक चीज़ और जो मुझे पहले शेयर करनी चाहिए थी बट मैं अब बताना चाहूँगी कि हम एक ऑनलाइन एज में जैसे रह रहे हैं और सब लोग कोचिंग्स अफोर्ड नहीं कर सकते और कभी कभी आपके पास सीनियर्स या टीचर्स का सपोर्ट नहीं होता है। ऐसे में ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं जो आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। तो YouTube का अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको अपने जीके के लिए, लॉ के लिए ऐसे बहुत सारे पोर्टल्स मिल जाएंगे जो फ्री में आपको आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके दे रहे हैं। तो इनका इस्तेमाल आप ज़रूर से करिए, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो अपने घर रह के सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। बिकॉज मैंने भी सेल्फ स्टडी से ही जैसे किया है, तो मुझे भी जब कोई परेशानी आती थी तो मैं इन्हीं सारे पोर्टल्स पे जाके अपनी परेशानी का हल ढूंढती थी। और जो लोग कोचिंग कर रहे हैं उनके पास तो मटेरियल भी होता है और टीचर्स भी होते हैं जाके अपनी प्रॉब्लम्स पूछने के लिए। बट मैं समझती हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कोचिंग अफोर्ड भी नहीं कर सकते, तो उनके लिए ऑनलाइन फ्री रिसोर्सेज एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अंत में मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक को धन्यवाद करना चाहूँगी मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए कि मैं अपनी इस अनुभव को आप सबके साथ शेयर कर पाई। और मैं यह भी कहना चाहूँगी कि दिल्ली नॉलेज ट्रैक का यह कार्य जिससे एस्पिरेंट्स की बहुत मदद हो जाती है, काफ़ी सराहनीय है। नमस्कार।